हेलो दोस्तों, सभी को मेरा राधे राधे। मेरा नाम है तरुण सक्सेना और गाइस आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना, 12th क्लास की अकाउंट्स का जो फर्स्ट चैप्टर है फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, आज हम लोग उसको कवर करने वाले हैं। तो गाइस देखो क्या है ना, मैं इस चैप्टर को आप लोगों को इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि मैं ना आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ लाने वाला हूँ। क्योंकि मुझे पता है आप लोगों ने तैयारी तो कर ली होगी, ठीक है, लेकिन कहीं ना एग्ज़ाम के टाइम पे बच्चों को क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ना नीचे जाने लगता है। ठीक है, तो बस मैंने यही सोच के ना मैंने क्या करा है, कंसेप्ट तो नहीं, लेकिन मैं क्या करूँगा ना, जब मैं आपको वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करवाऊंगा तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं वो सारे कंसेप्ट ना आपको उन्हीं क्वेश्चंस के थ्रू कवर करवा दूँ। ठीक है, तो इसीलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना। और हाँ गाइस, अगर आपको वीडियो जैसी भी लगती है, आपका कोई भी सजेशन है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और हाँ, आपका कोई भी डाउट है ना, कोई भी डाउट या फिर कोई भी सजेशन या फिर कहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस आप लोग मुझे अदर चैनल्स पे भी फॉलो कर सकते हो, इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, व्हाट्सएप पे भी फॉलो कर सकते हो, और कोई भी डाउट्स के लिए आप मुझे डीएम कर सकते हो। ठीक, तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना फर्स्ट चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी। क्योंकि देखो क्या है, हमने प्रोप्राइटरशिप की स्टेटमेंट पढ़ लिया है हम लोगों ने, फाइनेंशियल स्टेटमेंट उनकी कैसे बनती है, पार्टनरशिप की फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनती है वो भी हमने सीख लिया है। ठीक है, अब कंपनीज़ की बचती हैं। ठीक है, कंपनीज़ में क्या कोई डिफरेंस है क्या? कोई भी डिफरेंस नहीं है, बस क्या हुआ है ना, फॉर्मेट थोड़ा सा चेंज हो गया है। कंपनीज़ पे कंपनीज़ एक्ट लगता है, ठीक है, और कंपनीज़ एक्ट में भी ना कुछ शेड्यूल्स हैं, तो उन शेड्यूल्स के अकॉर्डिंग ना हमें बैलेंस शीट और पीएनएल बनाने पड़ते हैं। अब जैसे बैंकिंग्स के लिए कुछ अलग तरीके से बनता है, नॉर्मल कंपनीज़ के लिए कुछ अलग तरीके से बनता है। तो वही पहले तो ये चेक करो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आता क्या क्या है। पहले भी देखो हमने देखा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हमारे क्या क्या आता था, जब हम प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप की बात करते थे। ट्रेडिंग बनता था, पीएनएल बनता था, बैलेंस शीट बनती थी। तो यहाँ पर भी देखो क्या है, ट्रेडिंग पीएनएल को ना कंबाइन करके पीएनएल बन चुका है हमारा कंपनीज के अंदर, तो पीएनएल बनेगा। बैलेंस शीट बनती थी, वहाँ भी बनती थी, यहाँ पे भी बनेगी। एक नया चैप्टर और आ जाएगा आपका कैश फ्लो, ठीक है, वो हम लोग बनाएंगे। नोट्स टू अकाउंट्स। अब प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट्स की ना काफ़ी सारी जो आइटम्स होती हैं, ठीक है, कि इस हेडिंग के अंदर क्या क्या आएगा, इस हेडिंग के अंदर क्या क्या आएगा, तो उनको ना हमें नोट्स के थ्रू दिखाना पड़ता है, तो वो भी हमें बनाना पड़ेगा। तो ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ही पार्ट होता है। एज अ नोट दिखाते हैं हम लोग, ठीक है, लेकिन पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही होता है। ठीक है गाइस, और हाँ गाइस आप लोगों को ना एक चीज़ ध्यान रखनी है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट ना दोनों एज पर शेड्यूल 3 ही बनते हैं, लेकिन शेड्यूल 3 में भी ना कुछ पार्ट्स हैं। तो पार्ट 1 जो है शेड्यूल 3 का वो लगता है बैलेंस शीट पर, और पार्ट सेकंड जो है शेड्यूल 3 का वो लगता है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस पर। तो हम लोग देख लेते हैं कि हमारा जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो कैसे बनता है। ठीक है, देखो प्रॉफिट एंड लॉस का नॉर्मल सा फॉर्मेट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस लिख देना है आपको, फॉर द ईयर एंडेड जिस ईयर का बना रहे हो आप लोग, करंट ईयर लिखना है, प्रीवियस ईयर का भी लिखना है, कंपैरिजन करते हैं ना हम लोग, ठीक है, और नोट नंबर डाल देने हैं आप लोगों को। जो आप नोट्स बनाओगे ना इधर, तो उसकी रेफरेंस इधर देनी है, बनेगा इसके बाद, इसके नीचे हमें नोट्स बनाने पड़ेंगे, लेकिन इसकी रेफरेंस देनी पड़ेगी कि पहला नंबर दूसरा नंबर इस तरीके से। सबसे पहले क्या आएगा हमारा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जो भी हम अपने ऑपरेशन करते हैं, सेल्स वाले, सेल परचेज वाले, ठीक है। रेवेन्यू कैसे आएगा, जब हम किसी को सामान बेचते हैं उससे जो पैसा आएगा, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, ऑपरेशन में क्या होता है, जैसे सेल्स करी होगी तो मान लो कुछ माल कभी कभी वापस भी आ जाता है, खराब होता है, तो सेल्स रिटर्न हो गया, सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया आपने, ठीक है, नेट सेल्स हो गई आपकी। प्लस अगर आपने कोई स्क्रैप बेचा है उससे भी जो पैसा है वो भी क्या बन जाएगा आपका, पार्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये तो इजी है, साथ साथ में फॉर्मूले लिख दिए हैं ताकि एंड टाइम पे ना ज़्यादा पेजेस को गो थ्रू ना करना पड़े, यहीं से काम हो जाए। ठीक है, तो सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न प्लस सेल्स ऑफ स्क्रैप। अदर इनकम में क्या क्या चीज़ें आएंगी, मान लो कोई डिस्काउंट की इनकम मिल रही है, कोई इंटरेस्ट की इनकम मिल रही है, कोई डिविडेंड की इनकम मिल रही है, तो ये सारी क्या हो जाएंगी, अदर इनकम में आ जाएंगी। ठीक है, खत्म। पीएनएल का यही क्रेडिट साइड होती थी पहले, ठीक है, आप सबसे ऊपर आ जाएगा ये। उसके बाद एक्सपेंसेस को दिखा दो, डेबिट साइड होती थी, अब इधर नीचे दिखा दो। कुछ नहीं करा है, बस थोड़ा सा बस ऊपर नीचे कर दिया चीज़ों को, क्रेडिट वाली साइड को पहले दिखा दिया और डेबिट वाली साइड नीचे देख लो, है ना, ईजी है। एक्सपेंसेस पे आते हैं, एक्सपेंसेस में देखो सबसे पहले क्या आएगा, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम्ड फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसका, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल, परचेज ऑफ मटीरियल प्लस माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम देख रहे हैं हम लोग, ठीक है, मटीरियल की बात कर रहे हैं। वर्किंग प्रोग्रेस और फिनिश गुड्स दे रखा होगा आपको एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, मटीरियल मतलब मटीरियल, ठीक है, वर्किंग प्रोग्रेस नहीं लेना, फिनिश गुड्स नहीं लेना, मटीरियल की बात कर रहे हैं। कितना हमने कंज्यूम कर लिया है, ठीक है, उसकी कॉस्ट क्या है, कॉस्ट ऑफ मटीरियल कंज्यूम कैसे निकलता है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल, परचेज ऑफ मटीरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मटीरियल। सर समझ में नहीं आया, थोड़ा सा ना लॉजिक बता दो। चलो लॉजिक बता देते हैं। मान लो आपके पास ना 10 रुपये थे, ठीक है, कल मान लो आपके पास 10 रुपये थे, आपके घर में कोई रिश्तेदार आते हैं, आज आए सुबह आए, आप लोगों को 50 रुपये और दे के चले गए,
ठीक है, 50 रुपये देके चलेगा। टोटल रुपये अगर मैं बोलूँ आपके पास आज सुबह कितने हैं, 60 रुपये आपके पास, 60 रुपये। और मान लो डे एंड तक ना आपके पास बचे हैं 20 रुपये, डे एंड तक आपके पास बचे हैं 20 रुपये। सुबह आपके पास 60 रुपये थे, ठीक है, और डे एंड पे आपके पास कितने बचे हैं, 20 रुपये बचे हैं। 40 रुपये कहाँ गए, 40 रुपये कहाँ गए, चीज़ी खा ली, ठीक है, चीज़ी खा ली ना आपने 40 रुपये की, वो क्या होता है, कंज्यूम कर लिया आपने, कितना स्टॉक कंज्यूम कर लिया। कैसे आया मेरा ओपनिंग, यानी कि पहले से मेरे पास कितना था, कितना और आया मेरे पास, माइनस डे एंड पे कितना बच गया, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, तो उससे क्या निकल जाएगा आपका, कंजम्पशन निकल जाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इसका मतलब क्या होता है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल, मैंने कोई गुड्स खरीदे रीसेल करने के लिए, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, कभी कभी ना कुछ बनाया गुड्स लेके आ जाते हैं। मान लो मैं शर्ट बेचता हूँ, मैंने क्या करा, शर्ट बनी बनाई खरीद के लेके आ गया, बस उसमें अपनी ब्रांडिंग करी, बेच दिया। क्या है ये, सेल ऑफ गुड्स, सेल ऑफ स्टॉक इन ट्रेड है, ठीक है, गुड्स परचेज फॉर रीसेल। फिर क्या है हमारा, चेंजेस इन इन्वेंट्री, चेंज निकालना है हमें इन्वेंट्री के अंदर, किस किस की इन्वेंट्री के अंदर, 3 चीज़ों की इन्वेंट्री के अंदर, फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड। फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और स्टॉक इन ट्रेड, 3 चीज़ों के अंदर चेंजेस निकालने हैं हमें इसमें, ठीक है। चेंज किसी भी चीज़ का निकलता कैसे है, पहले हमारे पास कितना था, माइनस, मतलब ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ठीक है, उसके बीच में जो भी चीज़ें होंगी वो चेंज आ जाएगा, ठीक है। सुबह 10 रुपये थे, ठीक है, रात में मान लो मेरे पास 40 रुपये, बीच में चेंज कितने का आया, 30 रुपये का, मतलब इसी टाइप से चेंज निकालते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, ओपनिंग माइनस क्लोजिंग से निकलता है हमारा चेंज। चेंज किस किस में निकालना है, फिनिश गुड्स में, वर्क इन प्रोग्रेस में और स्टॉक इन ट्रेड में, तीनों का अलग अलग निकालना है, ध्यान रखना, ठीक है। चेंजेस इन इन्वेंट्री। फिर आता है हमारा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए करे हैं, कोई भी ऐसे एक्सपेंसेस जो हमने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए किए हैं। एग्जाम्पल के लिए वेजेस देते हैं हम लोग उनको, सैलरी देते हैं, बोनस देते हैं, किसके लिए, एम्प्लॉय के लिए, उनके बेनिफिट के लिए। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस की हेडिंग में डाल देना आप लोग। फिनेंस कॉस्ट, फिनेंस कॉस्ट, पहले तो क्या होता था ना, ये सब चीज़ें सोचनी नहीं पड़ती थी, ऐसे ही लिख दो खर्चे वैसे, अब बस हेडिंग बना दिया है तो स्पेसिफिक हेडिंग में ही डालना पड़ेगा, ठीक है, ऊपर नीचे नहीं कर सकते आप। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस में एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस वाली ही चीज़ डालनी पड़ेगी, पता चले यहाँ पर डेप्रिसिएशन डाल के आ जाओ, ठीक है, कट जाएगा ना, फिर जो हेडिंग है उससे रिलेटेड चीज़ें ही डालनी है। फिनेंस कॉस्ट, अब फाइनेंस कॉस्ट क्या होती है, कोई भी कॉस्ट ऑफ बोरिंग, आपने लोन लिया उस पर इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्या है आपकी, फाइनेंस कॉस्ट है, ठीक है। लोन को प्रोसेस करने की कोई फीस लगी, फाइनेंस कॉस्ट है। कभी कभी क्या होता है ना, एक होता है आपने सुना होगा बैंक चार्जेस, ठीक है, बैंक चार्जेस आपने सुने होंगे, तो बैंक चार्जेस भी लगते तो फाइनेंस कॉस्ट ही है, वैसे है भी, लेकिन इसमें क्या करते हैं ना हम लोग, इसको फाइनेंस कॉस्ट में नहीं दिखाएंगे, इसको फाइनेंस कॉस्ट वाली हेडिंग में नहीं दिखाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आता रहता है एग्जाम में। तो बैंक चार्जेस जो होते हैं वो फाइनेंस कॉस्ट में नहीं दिखाए जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे, अदर एक्सपेंसेस वाली जो हेडिंग है ना वहाँ पर दिखा देंगे। बैंक चार्जेस को हम लोग अदर एक्सपेंसेस में दिखाते हैं, एक पॉइंट आपको याद रखना है, ध्यान रखना, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट नीचे आ जाएगा। फिर आता है आपका डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, कुछ हमारी फिक्स्ड एसेट्स होती है जिनको हम यूज़ करते हैं, उनकी वैल्यू कम हो जाती है, फिक्स्ड एसेट्स बोलते हैं, ठीक है, और जो वैल्यू कम हो रही है उसको क्या बोलते हैं हम, डेप्रिसिएशन। और कुछ हमारी इंटेंजिबल एसेट्स होती हैं जिनकी वैल्यू जो कम होती है उसको हम क्या बोलते हैं, अमोर्टाइजेशन। डेप्रिसिएशन यूज़ होता है फिक्स्ड एसेट्स के लिए, अमोर्टाइजेशन किसके लिए यूज़ होता है, इंटेंजिबल एसेट्स के लिए। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट है हमारा अदर एक्सपेंसेस, तो जो भी यहाँ पर कवर नहीं हुए अदर में डाल दो, जैसे कैरेज हो गया आपका, बैंक चार्जेस जैसे फाइनेंस में नहीं आए थे वो इधर आ जाएंगे अदर एक्सपेंसेस में, ठीक है। एक्सपेंसेस भी कर लिए। अब टोटल रेवेन्यू में से जब आप अपने टोटल एक्सपेंसेस को माइनस कर दोगे तो बचेगा क्या आपका, प्रॉफिट। 50,000 कमाए आपने, 40,000 का खर्चा हो गया, 10,000 का क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। अब उस 10,000 पे जो प्रॉफिट हुआ, टैक्स हम किस पे भरते हैं, प्रॉफिट पे भरते हैं ना। अब 10,000 वाले प्रॉफिट पे मान लो आपको टैक्स भरना है, मान लो 40% का आपको टैक्स भरना है, 10,000 का 40% कितना हो जाएगा, 4,000, ठीक है। यानी कि नेट प्रॉफिट आपका कितना बच जाएगा, 6,000 बच जाएगा। तो वैसे ही हमें निकालना है, प्रॉफिट आ गया आपका, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, रेवेन्यू में से एक्सपेंस माइनस कर देना, थर्ड में से फोर्थ यानी कि एक्सपेंस माइनस कर देना, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, टैक्स माइनस करना, फिर आपका क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, यानी कि प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड आ जाएगा। तो गाइस ये था आपका प्रॉफिट एंड लॉस का फॉर्मेट, ठीक है, कि प्रॉफिट एंड लॉस हमारा कैसे बनता है, आप लोगों को ईजी लगा होगा, ठीक है। एक काम इसमें और हम लोग करेंगे ना, इसके ना कुछ ना आप क्या करना, कुछ मेमोरी ट्रिक बना लेना, ठीक है, क्योंकि ना हम लोग ना ऊपर नीचे नहीं कर सकते इन चीज़ों को, जो इनका फॉर्मेट सेट है ना आपको भी इसी फॉर्मेट में लिख के आना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक चलो छोटा सा निमोनिक बता देता हूँ, अगर हाँ आपके पास भी कोई अगर दूसरा निमोनिक है कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है, और बच्चों की हेल्प हो जाएगी। मान लो मैं जो लिखवा रहा हूँ उससे अच्छा आपके पास कोई और निमोनिक है, बता देना कमेंट बॉक्स में, ताकि दूसरे लोगों की हेल्प हो जाए, ठीक है। एक ऐसे बना देते हैं, जैसे मान लो यहाँ पर 2 ही चीज़ें, रेवेन्यू और अदर इनकम, ये तो वैसे ही याद रहेगा। कॉस्ट का मान लो C उठा लिया, ठीक है,
इसका मान लो पी उठा लिया, सी पी, चेंजेस इन इन्वेंट्री का मान लो इसका भी सी उठा लिया, ठीक है, ई, इसका एफ, ठीक है, इसका डी, इसका ओ, ठीक है। तो ये इस तरीके से याद कर लो, सी पी सी ई एफ 2, 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 इस तरीके से याद कर लेना, ठीक है। इससे अच्छा कोई निमोनिक हो, मेमोरी ट्रिक हो, बता देना कमेंट बॉक्स में, ठीक है गाइज। तो गाइज आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना और उनको बता देना चैनल पे बहुत सारे क्वेश्चंस की वीडियो आने वाली है, ठीक है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। मैं चलता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।